हेलो नमस्कार। मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, एकदम बढ़िया होंगे, सब लोग तंदुरुस्त होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में आने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ा आने वाला है। बहुत ज़बरदस्त शानदार सवाल करने वाले हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके बताऊँगा मैं आपको। सवालों को सोचते कैसे हैं, कैसे हम स्मार्ट थिंकिंग लगा सकते हैं किसी सवाल के अंदर, स्मार्टली सोचना मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और पहला ही मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सवाल स्क्रीन पर आपके सामने फेंक दिया है, तो देख लो भाई। तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। देखो भाई, तो सवाल में बोला है एक आदमी 15% लाभ पर एक टेबल बेचता है और 12% हानि पर एक कुर्सी और लाभ के रूप में 810 रुपये कमाता है। यदि वह टेबल को 12% हानि पर और कुर्सी को 15% लाभ पर बेचता है तो उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती है। तो कुर्सी की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो भाई देखो, सवाल में साफ साफ क्लियरली बोला गया है कि उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती है। इसका मतलब कि नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन है, ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा प्रॉफिट और लॉस क्या है, बराबर है। तो भाई जब मैंने आपको बताया है कि जब ये कंडीशन होती है नो प्रॉफिट और नो लॉस, जितने रुपए का वो सामान लेके आया था उतने रुपए का ही उसने बेच दिया। नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन में क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमने कहा भाई कब बेचता है, यदि वह, इस वाली कंडीशन की बात कर रहा है, यदि वह टेबल को 12%, तो भाई जो टेबल है इसको 12% पर बेचेगा। तो मैंने ये क्या निकाल दी, मेरा लॉस आ गया। भाई टेबल का ये करिए मूल्य है, ये जो मैंने टी लिखा है ये क्या है, करिए मूल्य। भाई हानि और लाभ किस पे होते हैं, करिए मूल्य पर ही तो होते हैं मेरे दोस्त। तो जो टेबल का करिए मूल्य है वो मैंने टी मान लिया। टी का जो 12% है वो क्या आ जाएगी, हानि आ जाएगी। ये हानि आ गई। प्रॉफिट कितना आएगा, तो आप ये बोलोगे कुर्सी का 15%। ये हमारी कुर्सी का हो गया के, कुर्सी का 15%, तो ये कितना आ गया, प्रॉफिट आ गया। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस को मैंने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। तो यहाँ से देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 3 चौक 12 और 3 पंजो 15। तो यहाँ टेबल और कुर्सी का करिए मूल्य का अनुपात कितना आ जाएगा, 5/4। कितना आ गया, 5/4 आ गया। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, अनुपात है। अनुपात को मैं किसी भी संख्या से गुणा या भाग कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हम बात कर चुके हैं। तो मैंने इसको भाई 100 से गुणा कर लिया, 2 जीरो चिपका दी। 2 जीरो मैंने क्यों चिपका दी, ताकि मुझे परसेंटेज निकालने में क्या हो, आसानी हो। अब सवाल में बोला है एक आदमी 15% लाभ पर टेबल को बेचेगा, तो टेबल का 15% कितना होता है, तो 500 का 15% कितना आ जाएगा, 75 रुपये लाभ का आ जाएगा। ये उसका प्रॉफिट आ गया, 75 रुपये का क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि 500 का 15% निकाल दिया तो 75 आ गया। अगर मैं 2 जीरो नहीं चिपकाता तो कितना आता, 0.75, ये पॉइंटों में आ जाता। और आपको पता है मुझे ये बट्टा और पॉइंट पसंद नहीं है। ठीक है, मैं कैलकुलेशन को अपने हिसाब से सेट कर लेता हूँ ताकि वो बट्टा वो पॉइंट ना आए। ठीक है, तो आप ये बोलोगे और 12% हानि पर एक कुर्सी को बेचता है, तो कुर्सी को कितने पे बेचेगा, 12% के लॉस पर। तो 400 का 12% कितना हो जाएगा भाई, 12 चौक 48। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा है लॉस। ठीक है, तो टोटल उसे क्या हो गया, आप बता सकते हैं क्या मुझे। भाई 75 रुपये का तो मुझे प्रॉफिट हुआ और 48 रुपये का मुझे लॉस हो गया। तो आप ये बोलोगे टोटल आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 75 में से 48 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो मुझे ओवरऑल कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 27 रुपये का। और वो सवाल में दे रखा है 810 रुपये, सवाल में दे रखा है कि उसने 810 रुपये का प्रॉफिट किया। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 या 81, एक की वैल्यू आ गई 30। अब हमें निकालना है कुर्सी का लागत मूल्य। तो कुर्सी का लागत मूल्य कितना है, 400। अगर एक की वैल्यू 30 है तो 400 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त, 12,000। तो हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा 12,000, ऑप्शन नंबर बी।
बोलो, मज़ा आया ना सवाल करके? ठीक है, तो बने रहिए क्लास में, पूरी क्लास में आपको मज़ा आएगा। आज बहुत ही ज़बरदस्त सवाल करने वाले हैं, एकदम तगड़े वाले सवाल। तो भाई सवाल नंबर 2 मैं आपके सामने फेंक देता हूँ। एक आदमी एक ही कीमत पर 3 वस्तु बेचता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि तीनों की जो एसपी है वो क्या है, सेम है। फिर इसने बोला है कि पहला वस्तु 20% के लाभ पर बेचेगा और दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचेगा, तीसरी वस्तु को 25% की हानि पर बेचेगा। तो पूरे लेन देन के दौरान उसे 120 रुपये का घाटा होता है। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो भाई देखो कैसे करेंगे सवाल को। सबसे पहले उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। इसका मतलब होता है 1/5, ठीक है। फिर उसे 10% का लॉस हो रहा है, 10% का लॉस का मतलब हो जाएगा 1/10, और 25% का लॉस होगा, इसका मतलब हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो आप ये बोलोगे सर मैंने यहाँ पे लिख दी सीपी और यहाँ पे लिख दी मैंने एसपी, तो 5 रुपये पे मुझे 1 का प्रॉफिट होगा, तो 5 पे मुझे 1 का प्रॉफिट होगा तो मैं अपना माल कितने में बेचूंगा, 6 में। 10 पे मुझे 1 का लॉस हो जाएगा, तो 10 रुपये का जो माल है वो कितने में बेचूंगा, 9 में। 4 पे मुझे 1 का लॉस होगा, तो 4 रुपये का जो माल है वो कितने में बेचूंगा, 3 में। अब सवाल में ये बोला है कि तीनों वस्तुओं को एक ही कीमत पर बेचता है। इसका मतलब कि हमारी जो एसपी है वो क्या है, सेम है। जो बेचने वाली जो प्राइस है वो क्या है, सेम है। तो सेम बना लेते हैं। इसको मैंने भाई 3 से गुणा कर दिया, इसको मैंने 2 से गुणा कर दिया और इसको मैंने 6 से गुणा कर दिया। तो हमने तीनों की एसपी कितनी बना दी भाई, 18 बना दी। अरे यहाँ तक सही है। और ये 15 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 12, और ये कितना आ जाएगा, 24। तो यहाँ आप देख सकते हो 15 रुपये का जो माल था वो 18 रुपये में बेच दिया, 12 का जो माल है वो 18 में बेच दिया, और 24 का जो माल है वो 18 में बेच दिया। हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। लेकिन हमें दिया हुआ क्या है, टोटल पूरे लेन देन के दौरान 120 रुपये का घाटा हुआ। तो ओवरऑल मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो निकाल लेते हैं। ओवरऑल क्या निकाल लेते हैं, ओवरऑल। तो आप ये बोलोगे सर 15 का माल 18 में बेचा तो 3 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 12 का माल आपने 18 में बेचा तो 6 रुपये का प्रॉफिट आ गया। अच्छा गलत कर दिया गया, हमने 2 से गुणा करूंगा 20 आएगा ना यार, कितना आएगा, 20, ठीक है। तो आपने कहा सर 20 का जो माल है वो 18 में बेचूंगा तो 2 रुपये का मुझे लॉस हो जाएगा, और 24 का जो है वो 18 में बेचूंगा तो मुझे 6 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो टोटल लॉस कितना हो गया, ये हो जाएगा 3 और माइनस का 8, माइनस का 5 आएगा। तो मुझे 5 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया। 5 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। और 5 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 120 रुपये का लॉस, 120 रुपये। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 पंजो 120, मतलब 24 रुपये। और हमें निकालनी क्या है, विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य कितना है, 18। 18 की वैल्यू निकालनी है तो मैं 24 से गुणा कर देता हूँ। तो भाई देखो 24 से गुणा करेंगे तो यहाँ 8 को मैं 4 से गुणा करूँगा, 8 चौक 32, इकाई का अंक कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 केवल एक ही ऑप्शन के अंदर है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है, 432 रुपये। यहाँ गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, इकाई का अंक कितना है, 432, सॉरी 2 है ना, तो हमारा काम हो जाएगा। तो सवाल का आंसर कितना आ गया, 432 रुपये, ठीक है। अरे बोलो भाई ठीक है या नहीं यार, आज अलग ही फीलिंग आ रही है यार। चलो देखो अगला सवाल। लो भाई देखो ये सवाल, एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य 40 रुपये कम कर दिया जाए और जो विक्रय मूल्य है वो भी 40 रुपये ज़्यादा कर दिया जाए तो लाभ जो परसेंट है वो 50% हो जाएगा। वस्तु का नया विक्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का हमें क्या निकालना है, नया विक्रय मूल्य निकालना है। तो भाई निकालते हैं। देखो तो इसमें हम क्या लगाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, जो हमने कल की क्लास में सीखा था, 1-2 सवाल भी करवाए थे। अरे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आप जानते हो ना, कल सवाल करवाए थे हमने कल की क्लास में। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखना, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने लिखा CP और SP का अनुपात, CP और SP का अनुपात। तो पहले 25% का लाभ होता है, इसका मतलब कि 100 रुपये का जो माल है वो कितने में बेचूंगा मैं, 125 में। और अगर मैं 25 से काट दूँ तो 25 चौक 100 और 25 पंजो 125, तो अनुपात कितना आ जाएगा, 4:5। फिर इसने बोला है, फिर इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि क्रय मूल्य को 40 रुपये कम कर दिया जाता है, तो मैंने लो कम कर दिया माइनस का 40, और विक्रय मूल्य को 40 रुपये अधिक कर दिया जाता है प्लस का 40। देखो एक कम है और एक ज़्यादा है, तो हम चिन्ह का यूज करेंगे प्लस माइनस का, ठीक है। अगर दोनों जगह सेम होता, कम कम होता या फिर ज़्यादा ज़्यादा होता, तो हम साइन का यूज नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे एक कम और एक ज़्यादा है तो साइन का यूज करेंगे। 50% का लाभ होने का मतलब है कि 100 रुपये का जो माल है आपने कितने में बेच दिया होगा, 150 में। तो अगर मैं 50 से काटूंगा तो 50 दूनी 100 और 50 दिया 150। अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, इसे क्रॉस गुणा करते हैं, 4 तिया 12 और 5 दूनी 10। तो 10 और 12 का अंतर कितना आएगा, 2, अंतर आएगा 2। और 2 की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 2 को मैंने 40 से गुणा किया, 40 80 आ गया, ये आ गया 80। और 80 में से अंतर निकालना है, 40 दिया 120, माइनस का 120 आएगा ना, माइनस है तो माइनस का 120, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 200। तो ये आ गया 200, 2 की वैल्यू आ गई 200। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्त 100। और अगर 1 की वैल्यू 100 है, विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य कितना है 5, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 रुपये। ये आ गया पुराना वाला विक्रय मूल्य, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, हम ऊपर वाले अनुपात का ही वैल्यू निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें नीचे वाला निकालना है। सवाल में पूछा है वस्तु का नया विक्रय मूल्य, तो पहले 500 था और आपने 40 रुपये बढ़ा दिए, विक्रय मूल्य को 40 रुपये बढ़ा दिए, तो विक्रय मूल्य को भाई मैंने 40 रुपये बढ़ा दिए, तो नया विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 540 रुपये। तो सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, 540। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी आएगा। डायरेक्ट वे ये वैल्यू मत निकाल देना, नहीं तो गलत हो जाएगा सवाल। ये नहीं 1 की वैल्यू 100 है तो 3 की वैल्यू 300, आप 300 टिक लगा दोगे, ऐसा नहीं होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, ऊपर वाले अनुपात का ही हम मान निकाल सकते हैं। तो चलो भाई, समझ में आ गया होगा आपको ये सवाल। ये कल की क्लास में करवाया था, लेकिन बीच में हमने एक सवाल ले लिया। एक आदमी विक्रय मूल्य पर 14.28% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य पर उसका लाभ क्या होगा। तो देखो भाई, सवाल में ये बोला है कि विक्रय मूल्य पर लाभ कमा रहा है। जो बेसिकली बात होती है वो क्या होती है, लाभ और हानि जो होते हैं वो क्रय मूल्य पे होते हैं। अगर आपने 100 रुपये में अपना कोई ख़रीदा है, कोई चीज़ खरीदी है, तो आपको जो लाभ होगा वो 100 रुपये पे होगा, ठीक है। लाभ और हानि किस पे होते हैं, क्रय मूल्य पे होते हैं। लेकिन कभी कभी सवाल में बोल देता है कि विक्रय मूल्य पे इतना लाभ है। अगर सवाल में कुछ भी नहीं बोला जाए कि जो लाभ है वो क्रय मूल्य पर है या विक्रय मूल्य पर, तो आपको क्या समझना है, लाभ किस पर है, क्रय मूल्य पर। जैसे यहाँ पे आप ये चीज़ लिख लो, पॉइंट लगा के या नोट लगा के लिख लो कि जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बोला कि 20% का लाभ है, 20% का लाभ है, ठीक है। तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो आप ये बोलोगे सर CP और SP, तो 5 रुपये पे मुझे कितने का प्रॉफिट है, 1 का, तो 6 रुपये मेरी क्या आ जाएगी, SP आ जाएगी। 20% लाभ का मतलब यही होता है भाई, 5 पे 1 का प्रॉफिट है तो 6 रुपये में आपने बेच दिया होगा, ठीक है। तो ये जो 20% का लाभ है ये किस पर है, क्रय मूल्य पर है, क्रय मूल्य पर। अगर क्रय मूल्य नहीं बोला जाए तो हमें क्या समझना है, क्रय मूल्य ही समझना है, ठीक है। लेकिन कभी कभी सवाल में ऐसा बोल दिया जाता है कि 20% का लाभ है, 20% का लाभ विक्रय मूल्य पर है, ऐसा सवाल में बोला जाएगा विक्रय मूल्य के बारे में, तभी ही ऐसा करना है, ठीक है, नहीं तो नहीं करना। 20% का लाभ विक्रय मूल्य पर है, ठीक है, इसका मतलब है 20% का मतलब 1/5 होता है, तो CP और SP।
तो मुझे 5 रुपये पे 1 का लाभ हो रहा है, वो भी विक्रय मूल्य पे। तो विक्रय मूल्य कितना है? 5 विक्रय मूल्य है, इस पे मुझे 1 का लाभ होगा, तो मैं कितने में खरीद के लाऊंगा? 4 रुपये में। भाई 4 पे मुझे 1 का प्रॉफिट होगा तभी तो 5 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सीपी और एसपी कैसे निकालोगे? पता आ गई आपको? समझ में आ गया सब कुछ? अरे बोलो भाई, समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो अब ये सवाल करते हैं। देखो 14.28% का मतलब क्या है? 14.28% का मतलब होता है 14 सही 2/7%, और इसका मतलब होता है 1/7, और वो क्या है? विक्रय मूल्य पर है। तो यहाँ मैंने लिखा सीपी और यहाँ लिखा एसपी। 7 पे मुझे 1 का प्रॉफिट है, 7 पे मुझे 1 का प्रॉफिट है, तो कितने में खरीद के लाऊंगा? 6 में। अब हमें सवाल में क्रय मूल्य पर निकालना है, तो क्रय मूल्य कितना है? 6 पे 1 का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट है 6 पर, तो 100 पर कितने का होगा? तो 1/6 का मतलब आ जाएगा 16.66%, 16.66%। तो ये आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। अरे बोलो भाई, बात समझ में आई क्या? विक्रय मूल्य पर लाभ का मतलब क्या होता है? समझ में आ गया सबको? चलो तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 5। दो व्यापारी है, एक अपना लाभ क्रय मूल्य पर और जो दूसरा व्यापारी है वो अपना लाभ विक्रय मूल्य पर निकालता है, और दोनों ही भाई साहब 30% लाभ का दावा करते हैं। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो दोनों के लाभ का जो अंतर है वो 36 रुपये है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो सेलिंग प्राइस बतानी है भाई। क्या बतानी है? सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो देखो बताते हैं, यहाँ पे मैंने बड़े प्यार से लिखा सीपी और यहाँ पे मैंने बड़े ही खूबसूरत अक्षरों में लिखा एसपी, ठीक है। तो आपने कहा भाई दोनों ही 30% लाभ का दावा करते हैं। 30% लाभ का मतलब होता है 100 रुपये का माल लेकर आएंगे और 130 रुपये में बेच देंगे। 30% लाभ का मतलब यही होता है। अरे बोलो भाई, 30% प्रॉफिट का मतलब यही होता है ना, 100 का माल 130 में जाएगा। लेकिन सवाल में बोला है ये हो गया पहला दुकानदार, पहला दुकानदार और ये दूसरा दुकानदार, ठीक है। सवाल में ये बोला है कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? समान है। अगर इसका विक्रय मूल्य 130 है तो दूसरे वाले का भी क्या होगा? 130 होगा। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं यहाँ लिख देता हूँ लाभ, प्रॉफिट। तो आप मुझे ये बताओ कि 100 रुपये का माल 130 में बेच दिया तो 30 लाभ कितना हो गया? 30। और दूसरे वाले को जो लाभ होगा वो विक्रय मूल्य पे होगा। ये तो क्रय मूल्य पे था 30 रुपये का लाभ, दूसरे वाले को 30% का लाभ है वो किस पे होगा? विक्रय मूल्य पे। विक्रय मूल्य कितना है दूसरे वाले का? 130, पहले वाले का भी 130, ठीक है। तो इसको विक्रय मूल्य पर लाभ होगा तो 130 का 30% कितना आएगा? 39। तो इस भाई साहब को जो लाभ है वो कितना हो जाएगा? 39 रुपये का। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है? तो आप ये बोलोगे सर डिफरेंस आ गया 9 रुपये का। 9 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 36 रुपये। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 रुपये। अब विक्रय मूल्य निकालना है, मतलब हमें 130 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं 4 से गुणा कर देता हूँ। 13 चौक 52 मतलब 520 रुपये। तो सवाल का आंसर आ जाएगा 520 रुपये। बोलो, बड़ा ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन किया है हमने। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं? सीपी भी निकाल देते हैं। अरे भाई, इस दूसरे वाले की सीपी निकाल के मैं करूँ क्या? मुझे सीपी से कोई काम नहीं है ना, सीपी से मुझे कोई काम नहीं है। सवाल में बोला है कि जो लाभ होगा वो विक्रय मूल्य पर होगा, क्रय मूल्य पर तो होगा ही नहीं ना। तो मैं दूसरे वाले की सीपी क्यों निकालूं जब मुझे कोई काम ही नहीं है, ठीक है। तो बड़ा ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन हमने किया है, मज़ा आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं और मज़ा आएगा। तो भाई लो भाई, पकड़ो आपके दामन में अगला सवाल। लो भाई, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है जैसा अभी हमने पीछे किया था। तो सवाल क्या बोल रहा है? एक दुकानदार है वो खरीद मूल्य पर अपना लाभ % निकालता है, और जो दूसरा है वो बिक्री मूल्य पर अपना लाभ % निकालता है। खरीद मूल्य का मतलब हो गया क्रय मूल्य और बिक्री मूल्य का मतलब हो गया विक्रय मूल्य, ठीक है। यदि दोनों ने 3000 रुपये में बिकने वाले सामान पर 20% का लाभ का दावा किया है तो उनके मुनाफे में क्या अंतर होगा?
ये सवाल में पूछा है। तो भाई 3,000 रुपये में बेच रहे हैं दोनों, और दोनों की जो एसपी है वो क्या है, सेम है। पहले की भी 3,000 है, दूसरी की भी 3,000 है, और दोनों का जो लाभ परसेंट है वो भी समान है। पहला 20% है, दूसरा भी 20% है। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि पहला क्रय मूल्य का 20% है और दूसरा विक्रय मूल्य का 20% है। तो भाई देखो सवाल करते हैं। तो 20% के लाभ का मतलब हो गया, क्या हो गया, ये सीपी आ जाएगी और ये एसपी आ जाएगी। मतलब कि 100 रुपये का जो माल है इस पे 20 का लाभ कमाएगा, तो कितने में बेचेगा ये, 120 में। ये तो हो गया पहला दुकानदार जो सीपी पे अपना लाभ निकालता है। सीपी पे क्या निकालता है, अपना लाभ निकालता है। तो भाई इसको जो लाभ है वो 20 रुपये का होगा। और जो दूसरा दुकानदार है वो क्रय मूल्य पे अपना लाभ निकालेगा, लेकिन विक्रय मूल्य पे निकालेगा ना, ठीक है। लेकिन जो एसपी है वो क्या है, सेम है। पहले की भी 3,000 है और दूसरे की भी 3,000 है, तो सेम कर लेता हूँ मैं। 120 है तो दूसरी की भी कितनी आ जाएगी, 120। और इसको 20% का लाभ होगा, तो 120 का 20% कितना होता है, 24 आ जाएगा, है ना, 24। अरे भाई 120 का 20% निकालोगे तो 24 आएगा ना। तो यहाँ पे इनका अंतर कितना आ गया, आप बोलोगे सर 4। तो मुझे 4 की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, 4 की वैल्यू, कि 4 की वैल्यू कितनी आएगी, ये मुझे निकालना है। अब सवाल में है विक्रय मूल्य दिया हुआ है 3,000, मतलब कि 120 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3,000। तो 0 से तो 0 कट जाएगा, और अगर मैं 3 से काट दूँ, 3 से काटूंगा तो ये कितनी बार कटेगा, 4 बार, और ये 3 से कटेगा 100 बार। तो 4 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 100 आ गई। तो सवाल का आंसर हो गया 100। एक तरीका तो हो गया ये, ठीक है, कि आप एसपी को 120 लेके अपना सवाल कर सकते हो। एसपी को 120 मान के आप अपना सवाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको ऐसे नहीं करना है कि सर हमें तो नहीं ऐसे नहीं करना, आप कोई दूसरा तरीका बता दो, तो मैं दूसरा तरीका तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इसी को मैं आपको दूसरा डेटा लेके समझा दूंगा, ठीक है। देखो भाई दूसरे प्रकार से आप ऐसे भी सोच सकते हैं, जिन भाई ने इसे किया है। आप बोलोगे सर 20% का लाभ होता है, और 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 रुपये का सामान वो 6 में जाएगा। 5 पे 1 का लाभ होगा तो वो कितने में जाएगा, 6 में जाएगा। और 6 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 3,000, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू आ जाएगी 500। तो इस भाई साहब को जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा, 500 का। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई, चलो ठीक है। और दूसरा दुकानदार है वो विक्रय मूल्य पे निकालेगा, तो विक्रय मूल्य कितना है, 3,000, और 3,000 पर 20% का लाभ कमाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 600 आ जाएगा। भाई 3,000 का 20% कितना आएगा, 600 आएगा। और हमें सवाल में पूछा है इन दोनों के लाभ का अंतर, तो अंतर कितना आ जाएगा, 100 रुपये, और 100 रुपये हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप अपना दिमाग लगा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, छोटा सा ही लल्लू सवाल है, ठीक है। लो भाई देखो अगला सवाल क्या बोल रहा है। एक टीवी है भाई, टीवी का मामला आ गया है। आजकल टीवी तो कोई देखता ही नहीं है, वैसे सबको अपने मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलती है। यहाँ पर मिलती है क्या, कौन कौन देखता है बताओ टीवी, चलो कमेंट में आप कमेंट करके बताना टीवी देखते हो क्या। 5G के ज़माने में टीवी कौन देखेगा यार, कोई नहीं देखता, मुझे बताए घर पर ऐसे ही पड़ी होगी। हाँ कोई मम्मी पापा देख ले वो एक अलग बात है। एक टीवी को 10% लाभ पर बेचा जाता है। तो भाई देखो जैसे सवाल बोल रहा है वैसे कर देते हैं यार, मुझे कोई आते थोड़ी है सवाल यार। तुम क्या सोचते हो कि मुझे कोई सवाल आते हैं, अरे भाई मुझे नहीं आते, लेकिन सवाल पढ़ता हूँ तो फिर आ जाता है, ठीक है। तो ऐसी तुम्हारी अंदर भी होनी चाहिए कि सवाल पढ़ते हो तो सवाल में बोल क्या रहा है उसके हिसाब से आप कुछ ना कुछ तो करो। भाई सवाल में जो बोला है उसको एक लाइन को पढ़ो फिर कुछ ना कुछ कर लो, उसके एक लाइन को पढ़ो फिर कुछ ना कुछ कर लो, तो आंसर ऑटोमेटिकली निकलेगा। ये थोड़ी है मेरे को रट के थोड़ी आता हूँ यार, तुम यार मतलब मज़े ले रहे हो, ऊपर से कोई सीख के आया हूँ क्या मैं,
सवाल को पढ़ता हूँ तो आ जाता है आंसर, और क्या है, बस ऐसा ही है अपना जो भाई, हमारा तो ऐसे ही है भाई, सवाल को पढ़ते हैं तो आंसर आ जाता है, एक बार में नहीं आता है तो दूसरी बार पढ़ते हैं, दूसरी बार में नहीं आता है तो तीसरी बार पढ़ते हैं, जब तक सवाल ना समझ में आए तब तक पढ़ते रहते हैं, 5-10 बार पढ़ लेते हैं, 10 बार पढ़ने के बाद में पेट भर जाता है तो अगले दिन वापस ट्राई करते हैं उसको कि यार चलो आज एकदम बढ़िया मूड के साथ में बैठते हैं, हो जाए तो ठीक है। तो 2-3 दिन में हो जाता है, और अगर नहीं होता है तो फिर आपको पता है हर जगह सॉल्यूशन अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन एक सवाल पे अगर तुम 2-3 दिन सोच लोगे ना तो तुम्हारी जो थिंकिंग प्रोसेस है ना वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हर सवाल आपसे बढ़ने लगेगा, हर सवाल होने लगेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, वो व्हाट्सएप पे जो सवाल घूमते हैं ना, वो गूगल पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, उन सवालों की तो मैं गारंटी नहीं ले रहा, वो सवाल तो मतलब खुद बनाए जाते हैं, ठीक है। बहुत ही मतलब इतने कैलकुलेशन बेकार बना देते हैं, मैं भी अपने हिसाब से इतना बेकार सवाल बना दूं किसी से ना हो, क्या मतलब है। तो भाई एग्ज़ाम में ऐसे सवाल नहीं आते हैं जो फेसबुक वाले सवाल है, आपको वीडियो में दिख जाएंगे फेसबुक पर, ये सवाल किसी से नहीं होगा, गूगल पर भी नहीं मिलेगा इसका आंसर। अरे भाई ऐसे सवाल करके हम करेंगे क्या, बोलो क्या करना है भाई, हमें एक एग्ज़ाम निकालना है, ठीक है, एग्ज़ाम निकालना है, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारना, ठीक है। सरकारी नौकरी लेनी है, 30-40 हज़ार रुपये का जुगाड़ हो जाएगा महीने का, और कोई सरकारी नौकरी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, फिर भी पता नहीं दुनिया उसके पीछे क्यों पागल हो रखी है। हाँ बस यही है कि सरकारी नौकरी लग जाएगी तो यार मतलब चलो कमा, सैलरी तो आ ही जाएगी ना, कभी छुट्टी भी रख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, काम पे जाएंगे तो ठीक है, काम पे नहीं जाएंगे तो भी मतलब सैलरी तो आएगी, 1 तारीख को मैसेज आ जाएगा 50,000 रुपये क्रेडिट इन योर अकाउंट। इसी के लिए मतलब प्राइवेट में तो ऐसा है नहीं, काम करना पड़ेगा भाई, काम करोगे तो ही पैसा मिलेगा, बिना काम के कोई पैसा देगा नहीं, समझ लो बात को। तो चलो भाई ज्ञान काफ़ी हो गया मुझे लगता है, सवाल कर लेते हैं, ज्ञान से पेट भरने वाला है नहीं ना, एग्ज़ाम निकलने वाला है, सवाल करेंगे तब एग्ज़ाम निकलेगा, ठीक है। आ जाओ देखो क्या है। हाँ, टीवी को 10% के लाभ पर बेचने की बात हो रही थी, तो मैंने कहा भाई 100 रुपये का टीवी है, 10% का लाभ कमाएगा तो 110 में बेचेगा, ठीक है। आपने कहा यदि विक्रय मूल्य पर 10% का लाभ हुआ होता तो मुझे बताओ यहाँ पे लाभ कितना है, तो आप बोलोगे सर लाभ है 10। अब सवाल में ये बोला है कि यदि विक्रय मूल्य पर 10% का लाभ हो जाए, विक्रय मूल्य कितना है ये, अगर विक्रय मूल्य पे 10% का लाभ हो जाएगा तो कितना होएगा, 110 का 10 कितना होता है, 11, तो मुझे लाभ कितना होगा 11, तो कितना ज़्यादा आएगा, तो आप बोलोगे सर 1 ज़्यादा आएगा, और इस 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी क्रय मूल्य का 0.5%, तो 100 का 0.5% कितना होता है, 0.5 होता है, और प्लस में 34 रुपये आएंगे भाई, तो ये जो 0.5 है इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.5, इसकी वैल्यू आ जाएगी 34 रुपये। अब यहाँ पे ये जो 0.5 है ये अलग चीज़ है, आप ये मत बोलना कि सर 34 और 0.5 जुड़ के 34.5 हो जाएगा, 34.5 नहीं होगा, ये 0.5 इसमें से माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो 100 हमने माना है ना ये यूनिट है, ये 100 पता नहीं क्या है, 100 मीटर है, 100 किलोमीटर है, पता नहीं क्या है, हमने 100 ऐसे मान लिया, कुछ भी हो सकता है, ये 100 रुपये भी हो सकता है, पैसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमने इसके साथ में कंपैरिजन किया है, ठीक है। अरे यार अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप x मान लो यार, तुम ना बस कैसे समझाऊं मैं तुम्हें, 1 में से ये जाएगा तो कितना आएगा, 0.5 आएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 34। चलो 1 मिनट ये सवाल कर लेते हैं, और अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूँ, 2 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 68। हमें निकालना है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 100, तो भाई 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6800। देखो
यहाँ पे अगर मैं x मानता तो ये मेरा कितना हो जाता 110x, ठीक है। लाभ कितने का हो जाता मुझे 10x का, और 110 का 10% कितना हो जाता 11x, तो 10 ये कितने का डिफरेंस आ जाता 1x, ठीक है। और यहाँ पे 100x का 0.5% कितना आता 0.5x और 34 रुपये, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 0.5x की वैल्यू आ गई 34, तो 100x की वैल्यू कितनी आएगी 6,800 रुपये। अगर आपको ऐसे डाउट हो रहा है तो आप x भी मान सकते हो 100x, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं आप यहाँ आके गलत कर दो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर जो भी है, भाई मेरी बातों को गलत मत समझना, ठीक है। मैं तो मजाक कर रहा था, आप कहीं सीरियस हो जाए कि सर बोल रहे थे सरकारी नौकरी में क्या पढ़ा है जिसको काम करने की नहीं होती वो सरकारी नौकरी में जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मजाक कर रहा था। सरकारी नौकरी लगने के लिए तो इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि कुछ हो जाए, हमारी भी निकल पड़े यार, ऐसे क्या। तो देखो भाई सवाल क्या है, सरकारी नौकरी अगर नहीं लगेंगे तो करेंगे क्या, कोई काम है क्या, कोई काम नहीं है भाई। अगर किसी के पास बिजनेसमैन है उसके पिताजी, तो भाई कोई कंपनी है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो मिडिल क्लास है उनका क्या। तो भाई लगना पड़ेगा, आपकी बार ही लगना पड़ेगा, बिना लगे काम चलेगा नहीं, ठीक है। बिना लगे बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा, लगना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। एक बार सोचो कि अगर नहीं लगे तो क्या करोगे, बताओ क्या करोगे, कुछ है क्या ऑप्शन में, बैकअप प्लान में नहीं है ना, तो फिर दिन रात लग जाओ, बस फोड़ना है अब की बार तो बस, ठीक है। तो देखो भाई क्या बोल रहा है सवाल, सवाल तो कुछ नहीं बोल रहा भाई, हम ही बोलेंगे जो बोलेंगे। सवाल ही अगर बोलने लग गया तो भाई हो गया फिर हमारा। तो पी ने क्यू को 25% के लाभ पर एक टेबल बेची, बढ़िया भाई बढ़िया, वेरी गुड। क्यू ने उसी टेबल को 90 रुपये में बेच दिया। अच्छा 90 रुपये में किसको बेच दिया भाई, जिससे 20% का लाभ हुआ। अच्छा क्यू को 20% का लाभ हो गया, वेरी गुड। सबको अपने लाभ की पड़ी हुई है। आजकल के ज़माने में हर कोई अपना प्रॉफिट सोचता है, हर किसी को प्रॉफिट की पड़ी है, सब लोग स्वार्थी है, सब लोग। अगर कोई महिला अपनी पड़ोस वाली महिला से लिपस्टिक भी मंगवाएगी ना तो 15 रुपये की होगी तो 20 रुपये की बताएगी कि यार मैं उतनी दूर से लाई भी तो थी ना, धूप में गई थी, हाँ मैं तो काली हो गई धूप में, हाँ। 15 रुपये की लेके आएगी, 20 रुपये की बताएगी वो कि यार 20 रुपये में मिली थी। तो सबको अपनी प्रॉफिट की पड़ी है, ठीक है, हर किसी को अपना प्रॉफिट चाहिए। वह मूल्य ज्ञात करें कि जिस पर पी ने जेड से टेबल खरीदी, यदि ये ज्ञात है कि जेड ने लेन देन में 25% प्राप्त किया। तो देखो भाई सवाल में बोला है पी और क्यू, पी मैंने यहाँ पे लिखा, क्यू मैंने यहाँ पे लिखा। पी ने क्यू को 25% के लाभ पर बेच दिया। 25% का मतलब क्या होता है 1/4, मतलब अगर ये 4 रुपये में खरीद के लाएगा तो इसको कितने में बेचेगा 5 में। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है, अरे यहाँ तक क्लियर कट है ना। आगे सवाल में बोला है कि क्यू ने उसी टेबल को 90 रुपये में बेच दिया और 20% का लाभ हुआ। मान लेते हैं कि क्यू ने किसी को तो बेचा ही होगा, अब कौन है पता नहीं। क्यू ने इस डिब्बे को बेच दिया, क्यू ने इसको बेच दिया टेबल को कितने रुपए में, 90 रुपये में। तो आप बोलोगे सर 90 रुपये में बेच दिया, ठीक है, और 20% का लाभ हो गया। 20% का मतलब होता है 1/5। अगर क्यू 5 में खरीद के लाएगा तो इसको कितने में बेचेगा 6 में, और 6 की वैल्यू कितनी है 90। अगर 6 की वैल्यू 90 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। अगर 1 की वैल्यू 15 है तो भाई 5 की कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 5 की आ जाएगी 15×5 75 रुपये। इस 5 की 75 है तो इसकी भी 75 आएगी, क्योंकि क्यू ने तो 75 रुपये में ख़रीदी थी ना पी से। तो अगर 5 की वैल्यू 75 रुपये है तो भाई 4 की कितनी आ जाएगी फिर, तो आप बोलोगे सर यहाँ से 1 की वैल्यू आएगी 15, तो 4 की आ जाएगी 60 रुपये।
तो हमारे सवाल का आंसर आ गया 60 रुपये। अरे भाई सवाल में यही तो पूछा था, क्या पूछा था? वह मूल्य ज्ञात करे जिस पर पी ने जेड से टेबल खरीदी। अब पी ने जेड से खरीदी या क्यू से खरीदी या एक्स से खरीदी, हमें कोई मतलब नहीं है भाई। पी ने जो टेबल है वो कहाँ से खरीदी मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे ये मतलब है कि पी ने कितने रुपए में खरीदी। सवाल में ये पूछा है कि कितने रुपए में खरीदी, भाई वो बताओ पी ने। तो भाई पी ने देखो 4 रुपये में खरीदी और इसको 5 में बेच दी। फिर क्यू ने 5 वाला सामान 6 में बेच दिया। 6 की वैल्यू 90 है तो 1 की 15 आ गई, 5 की 75 आ गई, 5 की 75 है तो 4 की 60 आ गई, हमारा सवाल आ गया 60। ये सब फालतू की बकवास दे रखी है, कोई मतलब नहीं है इस लाइन का। जेड ने लेन देन में 25% प्राप्त किया, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर सवाल में ये पूछता, सवाल में अगर ये पूछता कि जो जेड भाई साहब है इन्होंने कितने रुपए में खरीदी, तो आप बोलोगे सर जेड को 25% का लाभ हो रहा है। जेड ने पी को अपना सामान बेचा था 25% के लाभ पर, 1/4 मतलब 4 रुपये का सामान 5 में बेचा था, और 5 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 60 बाई 60 आ गई। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, तो 4 की कितनी आ जाएगी 48 रुपये। अगर सवाल में ये पूछता कि जेड ने वो टेबल कितने रुपए में खरीदी थी, तो सवाल का आंसर आता 48 रुपये। सवाल का आंसर कितना आता 48 रुपये, ठीक है। लेकिन सवाल में क्या पूछा है, पी ने कितने में खरीदी, तो 60 रुपये हमारा सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भाई मैंने अगले सवाल के लिए आपको ज्ञान दे दिया। यहाँ से सवाल बन सकता है ऐसा, ध्यान रखना। देखो भाई बड़ा ही गजब का सवाल है। इस सवाल को जो भी बताएगा उसको मेरी तरफ से 1,00,000 रुपये माइनस 99,999 रुपये का इनाम दिया जाएगा, तुरंत अभी दिया जाएगा। अभी मैं पेटीएम कर दूंगा, फ़ोनपे कर दूंगा, जो भी है आपके पास में अपने पेटीएम नंबर और फ़ोनपे नंबर जो भी है वो कमेंट में छोड़ देना, उसके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे भाई। तो एक बार मेरे बताने से पहले सवाल को खुद से ट्राई करना, मज़ा आएगा। क्या आएगा? मज़ा आएगा। चलो देखो बताता हूँ, इधर देखो। कर लिया होगा आपने मुझे लगता है ये सवाल, और अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, देख लो इधर। ए बी को एक वस्तु बेचकर अपनी लागत का 1/6वां भाग लाभ के रूप में प्राप्त करता है। बी उसे सी को 25% लाभ पर बेच देता है। यदि इसे 700 रुपये में बेचकर सी को अपनी लागत के 1/3वां भाग की हानि होती है तो ए का लागत मूल्य क्या होगा? तो भाई देखो, एक बंदा है ए और यहाँ पर है बी। तो ए बी को अपनी वस्तु अपनी लागत के 1/6वां भाग लाभ के रूप में मिलता है। तो आप बोलोगे सर 6 पे 1 का लाभ है तो कितने में बेचेगा? 7 में बेचेगा। 6 पे 1 का क्या है? लाभ है, तो 7 में बेचेगा। फिर जो बी है वो सी को बेच देता है, तो भाई जो बी है वो सी को बेचेगा 25% के लाभ पर। 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। तो 4 रुपये का जो सामान है वो कितने में बेचेगा? 5 में। यदि इसे 700 रुपये में बेचकर सी को अपनी लागत के 1/3वां भाग की हानि होती है, और ये जो सी है ये 1/3 की हानि पर बेच देता है भाई। अब ये सी बेचेगा किसको? मान लेते हैं एक्स है, ठीक है। सी है वो एक्स को अपना सामान बेचेगा 1/3 की हानि पर, मतलब 3 रुपये का जो माल है वो कितने में जाएगा? 2 में। 3 पे 1 का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। 3 पे 1 का लॉस, तो 3 का माल 2 में जाएगा। और सवाल में बोला है कि इसने कितने रुपए में बेचा है? 700 रुपये में बेचा है। सी ने अपना जो माल है वो 700 रुपये में बेच दिया, तो 2 की वैल्यू कितनी है? 700। अब यहाँ पे देखो अनुपात जो होगा उसी का वैल्यू निकलेगा, ऐसी बात नहीं है कि आप कुछ भी निकाल दोगे। आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 की वैल्यू आ गई 350। अब यहाँ से आप केवल 3 की वैल्यू निकाल सकते हो बस, ठीक है। सवाल में ए की लागत मूल्य निकालनी है, आप डायरेक्ट ये 6 की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो अनुपात दिया हुआ है वो केवल इन 2 का ही हमें पता है बस, ठीक है। और इन 2 का पता है और इन 2 का पता है, इन चारों का एक साथ हमें अनुपात नहीं पता। समझ रहे हो ना मेरी बात को? इन चारों का एक साथ अनुपात हमें नहीं पता है,
तो हम यहाँ से केवल 3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, डायरेक्ट इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। समझ में आ गई बात? तो आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू 350 है तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 की वैल्यू आ जाएगी 35 तिया 105 और ये 0, 1050 रुपये। तो हमें ये पता लग गया कि सी ने कितने में ख़रीदा था? 1050 में। तो भाई 5 की जो वैल्यू है वो 1050 है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 210। तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 की वैल्यू आ जाएगी 210 है तो 4 से गुणा करूँगा 84, 840। 4 की वैल्यू 840 है तो भाई ये भी 840 होगा। तो 7 की वैल्यू 840 है तो 1 की कितनी आ जाएगी? 12 सत्ता 84 मतलब 120। तो 6 की कितनी आ जाएगी? तो आप बोलोगे 12 छिक्का 72 मतलब 720 रुपये। तो जो ए है इसने कितने में ख़रीदी थी? 720 रुपये में। सवाल का आंसर आ गया 720 रुपये। बोलो भाई समझ में आया नहीं आया? आ गया होगा यार, छोटा सा ही सवाल था, कुछ भी नहीं था सवाल के अंदर। अब यहाँ पे आपको ये कन्फ्यूज़न हुआ होगा कि सर 1 की वैल्यू 350 है, 1 की वैल्यू 210 है, 1 की वैल्यू 120 है, ये अलग अलग क्यों निकाल रहे हो? तो भाई ये जो अनुपात है ना ये भी अलग अलग है। अगर आप इसको एक साथ कर सकते हो तो कर लो। देखो एक साथ कर सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ देखो, मिटा दूँ क्या? कहाँ से मिटाऊँ? चलो देखो यहाँ पे देखना, A अनुपात B ये कितना दिया हुआ है? आप बोलोगे 6:7। और B अनुपात C कितना दिया हुआ है? 4:5। और भाई C अनुपात X ये कितना दिया हुआ है? 3:2। तो आप इन चारों का एक साथ निकाल लो। एक साथ निकालने का मतलब है A अनुपात B अनुपात C अनुपात X, और वो कितना आएगा? तो ये मैंने आपको रेशियो में सिखाया है भाई। रेशियो वाली क्लास अगर आपने ली है तो मैंने आपको सिखाया है। देखो कैसे करेंगे, ऊपर से स्टार्ट करेंगे, ऊपर से, और ऊपर से डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे। तो 6 चौक 24 और 24 दिया कितना आ जाएगा? 72। ठीक है। अब B का निकालना है तो पहले ऊपर से शुरू करेंगे, B से B पर जाएंगे फिर नीचे आएंगे। तो B से B पर जाएंगे, 7 चौक 28 और 28 दिया 84। फिर आप किस पे जाओगे? C निकालना है तो C यहाँ पे है, ऊपर से शुरू करेंगे फिर C से C पर। 7 पंजो 35, 35 दिया 105। फिर X निकालना है तो डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे, 7 पंजो 35, 35 दूना 70। तो इन चारों का अनुपात हमने एक साथ निकाल दिया। अब आप ये बोलोगे सर कि C ने अपना माल X को बेचा था, कितने में बेचा था? 70 में, लेकिन सवाल में दिया हुआ है 700। मतलब कि 70 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 700 है। मतलब एक जीरो चिपकाना है, हमें एक ही निकालनी है तो जीरो चिपका दो भाई, 720 आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो एक साथ निकालने के बाद में, लेकिन अगर अलग अलग दिया हुआ है तो आप फिर डायरेक्ट नहीं कर सकते, फिर आपको सबका निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ये समझ में आ गया सबको? अरे बढ़िया सवाल था, इससे सवाल एग्जाम में आ सकते हैं। थोड़ा बहुत दोबारा देख लेना वीडियो को अगर नहीं आया है तो। कुछ वस्तुएं 550 रुपये में खरीदी जाती है और उसका 3/8 भाग 7% हानि पर बेच दिया जाता है। बाकी वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचा जाए कि जो टोटल लाभ है, ओवरऑल प्रॉफिट है, वो 23% का हो? तो बताना है। 4 ऑप्शन है। चलो ये कुछ नए प्रकार के सवाल शुरू हो गए हैं। देखो कैसे करेंगे इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं आपसे हर बार कहता हूँ कि एक सवाल को हम 1000 प्रकार से कर सकते हैं, एक सवाल को करने के 1000 तरीके होते हैं। बस फ़र्क इतना सा है कि हमें केवल 2 और 3 तरीके आते हैं, बाकी के जो 997 तरीके हैं वो हमें नहीं आते हैं। ठीक है। तो अगर आप चाहो तो बैठ के रिसर्च भी कर सकते हो, बाकी 997 तरीक़ों को खोज कर सकते हो। आपका भी नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। ठीक है। एक सवाल को करने के 1000 तरीके, एक किताब बना देना, उसके ऊपर एक सवाल ले लेना और उसको 1000 तरीके से कर देना, एक किताब तो बनी जाएगी। ठीक है।
तो भाई देखो कैसे करेंगे, सवाल को हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं और सवाल को हम और मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैं अपना मेथड बताऊंगा बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही मज़ा आएगा आपको करके। तो मेरा मेथड आप सीख के जाएंगे, ठीक है, बेस्ट मेथड है, मज़ा आ जाएगा। देखना कितने रुपए में खरीदी कितने रुपए में बेची कोई मतलब नहीं है। सवाल में देखो 3/8 भाग, तो भाई जो 3/8 भाग है इसको हमने 7% हानि पर बेच दिया, 7% लॉस, माइनस का मतलब क्या है, लॉस। और बाकी वस्तुएं कितनी बच गई, तो आप बोलोगे सर 8 में से 3 वस्तुएं हमने बेच दी तो बची कितनी, 5। तो भाई 8 में से 5 वस्तुएं बच गई और इनको हमें कितने % लाभ पर बेचा जाना चाहिए, मान लेते हैं X%। तो टोटल जो प्रॉफिट होगा वो कितने का हो जाएगा, 23% का। इतना एक लाइन लिखना आपको आनी चाहिए। अगर ये एक लाइन आपने लिख दी तो सवाल का जो आंसर होगा वो आपके कदमों में होगा। क्या होगा, सवाल का जो आंसर होगा वो आपके कदमों में होगा, ठीक है, अगर ये एक लाइन आपने लिख दी तो भाई देखो क्या हुआ। अरे यार तुम बिना मतलब क्या यार, मतलब चलो देखो आ जाओ इधर, ठीक है। तो या फिर 1 मिनट रुक सकते हो क्या, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ मेरे भाई, 1 मिनट। तो देखो यहाँ पर सोल्व कर देते हैं इसको, 7 या 21 तो कितना आ जाएगा, माइनस का 21/8%, और ये प्लस में कितना आ जाएगा, प्लस में 5x/8% बराबर टोटल कितना है, 23%। अब ये 8 उधर भेज देते हैं भाई, 8 से गुणा कर दूं मैं पूरे को, यहाँ 8 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 21%, यहाँ 8 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 5x%, और यहाँ 8 से गुणा करूँगा तो 8 तिया 24 का 4 हासिल का 2, 8 दूनी 16 और 184, कितना आ गया भाई, 184% आ गया। चाहो तो परसेंट से परसेंट काट भी सकते हो, परसेंट से परसेंट कट गया तो 5x बराबर आ जाएगा 184 + 21, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 105 हो जाएगा क्या, 85 और 205 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 205 बटे में आएगा 5, तो यह आ जाएगा 41, x का मान आ गया 41। तो सवाल का आंसर कितना आ गया, 41%। तो ये एक लाइन आपको लिखनी आनी चाहिए, कौन सी वाली लाइन, जो मैंने पहली वाली लाइन लिखी है ये आपको लिखनी आनी चाहिए, उसके बाद में तो आप कर ही लोगे, कुछ नहीं है। तो सवाल का आंसर कितना आ गया, 41%। इस सवाल को हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन एलिगेशन में आपको बताऊंगा नहीं, क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस सवाल को करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, 1 लाइन मेथड। ये जो 1 लाइन मेथड है इससे खूबसूरत तरीका आपको कहीं और मिलेगा नहीं, बाकी सब जगह आपको एलिगेशन मिलेगा, ठीक है। चलो अगर आपके दिल की तमन्ना है कि सर एलिगेशन भी बता दो, कोई इंटेलिजेंट यहाँ पे बैठे हैं तो बता देता हूँ, वो भी बता देता हूँ। देखो तो भाई देखो एलिगेशन मिटाना पड़ेगा यार, फिर बिना मिटाए एलिगेशन में कैसे बताऊंगा। देखो जी इधर देखो, ध्यान से देखना, ठीक है। तो भाई 8 वस्तुएं हैं टोटल, 8 में से 3 वस्तुएं आपने 7% की हानि पर बेच दी, माइनस का 7%, और बाकी की 8 में से 5 वस्तुएं जो बच गई वो आप कितने % पे बेचोगे, ये सवाल में पूछा है। और दोनों को मिला के ओवरऑल आपको टोटल प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 23% का। तो एलिगेशन में क्या होता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते हैं, 23 में से मैं इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 23 में से माइनस करना है माइनस का 7, तो ये आ जाएगा 30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 30 आ गया। अब एलिगेशन में क्या होता है, ऊपर वाला अनुपात और नीचे वाला जो अनुपात होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो आप ये बोलोगे सर 5 की वैल्यू कितनी है, 30 है,
मतलब कि 6 से गुणा करना है। तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 से गुणा करेंगे, 6 तिया 18, तो ये आ जाएगा 18:30। ठीक है, चलो जी। अब यहाँ पे क्या होता है, जो संख्या बीच में आती है ना, उससे एक संख्या छोटी होती है और उससे एक संख्या बड़ी होती है। ये जो 23 होता है, इन दोनों संख्याओं के बीच की वैल्यू है। तो आप बोलोगे सर 23 से छोटी संख्या तो आ गई -7। अब यहाँ 23 से बड़ी संख्या आएगी। ठीक है, तो बड़ी संख्या के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 18 और 23 को जोड़ना पड़ेगा। 18 और 23 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 41%। और यही हमारा क्या है, सवाल का आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं, सेम सवाल एक और ले लेते हैं। तो देखो भाई, एक और सवाल देख लो। यदि 5/8 वस्तुएं 8% लाभ पर और बाकी 6% हानि पर बेची जाती है तो कुल 132 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो वस्तुओं की कीमत बताओ भाई, वस्तुओं का क्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य का मतलब होता है 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, 100%। अब यहाँ पे आप एलिगेशन भी लगा सकते हो और वन लाइन मेथड भी लगा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, लेकिन एलिगेशन में क्या होता है कि अगर दो चीज़ें हैं तब तक तो ठीक है, अगर दो चीज़ें हैं तब तक तो ठीक है, आप एलिगेशन लगा लोगे। लेकिन अगर 3-4 चीज़ें आ गई तो क्या करोगे, बोलो भाई, तो क्या करोगे। तो जो हमारा वन लाइन मेथड है बड़ा ही काम का है। ठीक है, अगला सवाल देखना, तुम्हें पता लग जाएगा। देखो भाई, तो आपने कहा कि 5/8 वस्तुएं हैं, इनको मैंने 8% के लाभ पर बेच दिया और बाकी कितनी बच गई, 8 में से 5 आ गई तो बची कितनी, 3। तो 8 में से जो 3 वस्तुएं हैं इनको मैंने 6% के लॉस पर बेच दिया और 132 रुपये का लाभ होता है टोटल। टोटल क्या होता है, 132 रुपये का लाभ होता है। तो निकाल लेते हैं भाई यहाँ से। तो देखो 8 से तो 8 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 5%। और ये माइनस का आएगा ना, -6×18, या काट लो ना, इसको 4 बार काट दो और इसको 3 बार, तो 9/4 आ जाएगा, 9/4% बराबर कितना है, 132 रुपये। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 20, 20 - 9 करेंगे कितना आ जाएगा, 11/4%। अरे ये एलसीएम लिया मैंने, समझ में आ गया क्या तुम्हें। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया, 5 और 20 और -9, 20 में से 9 गया तो कितना आएगा, 11। तो 11/9% ये हमारा आ गया ओवरऑल प्रॉफिट। क्या आ गया, टोटल प्रॉफिट। और टोटल प्रॉफिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 132। तो 11 से कट जाएगा ये 12 बार, 11 से कितनी बार कटेगा, 12 बार। और 11 से 12 बार ही कटेगा ना, सही किया है हमने, क्या दिक्कत आ गई। तो 1% की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 9 उधर जाएगा तो 12 नंबर 108। सवाल का आंसर कैसे नहीं आ रहा भाई, सवाल का आंसर कैसे नहीं आ रहा। यदि 5/8 वस्तुएं हमने 8% के लाभ पर बेच दी तो बाकी को 6% हानि पर बेचेंगे तो बाकी बची कितनी, 3/8 ही तो बची ना, माइनस का 6 और 2 से काटेंगे तो 4 बार कट गया, 2 से 3 बार, 3 तिया 9, माइनस का 9/4 और 5 में से माइनस करेंगे 9/4, तो 5 और 20, 20 - 9, 20 - 9, ओ सीट यार, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 9 थोड़ी आएगा, यहाँ पे तो 4 आएगा ना। पागलों की तरह हरकतें कर देता हूँ यार मैं कभी कभी। 4 आएगा यहाँ पे, 4 एलसीएम आया तो 4 आएगा, 9 थोड़ी आएगा। ये 12 बार कट गया, 4 उधर जाएगा तो 12 चौक 48 हो जाएगा, है ना। तो जो 100% है वो कितना आ जाएगा, 4800। 100% है वो कितना आ गया, 4800 आ गया। अरे बोलो भाई, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, इसे क्या कर रहे हो यार, मज़ा आ रहा है ना सबको। ठीक है, अब की बार झंडे गाड़ने बैंक पीओ में लगना ही है बस।
बैंक वाले भी हमारी क्लास देखते हैं क्या? कौन कौन है भाई? ये सीजीएल और बैंक दोनों का सिलेबस सेम ही है क्या? अरे यार ये क्या हो गया, शिट। इतनी सारी स्याही यार, देखो ये स्याही आई कहाँ से? मैं तो ऐसे भी इधर भी लग गई क्या? अरे भाई लग गई क्या यार? क्या यार तुमने बोला नहीं, ये स्याही आई कहाँ से? व्हाट नॉनसेंस। चलो लग गई तो कोई बात नहीं। देखो अगला सवाल करते हैं। अब इस सवाल के अंदर देखो 3 आ गए, तो यहाँ पे एलिगेशन लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, या फिर आपको 2 बार एलिगेशन लगाना पड़ सकता है। तो हमारा जो 1 लाइन मेथड है वो आपको क्या कहता है, वो कुछ नहीं बोलता। 1/4 वस्तुएं 12% के लाभ पर, 1/4 वस्तुएं 12% के लाभ पर, और जो 1/3 वस्तुएं हैं वो 15% के लाभ पर, और शेष जो वस्तुएं हैं, शेष कितनी बच जाएगी? तो आप बोलोगे सर टोटल कितनी आ गई, 1/4 और 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 7/12। तो 12 में से 7 वस्तुएं आ गई यहाँ पर, बची कितनी 12 में से 5, तो 5/12 को 24% के लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 जगह आ गया, तो यहाँ पे एलिगेशन लगाना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाता, लेकिन 1 लाइन मेथड क्या है, बेस्ट है। आपको मैं केवल बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। तो आप ये बोलोगे सर 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 3 एकम 3 और 3 पंजो 15, 12 एकम 12, 12 दूना 24, तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 5 और ये 5 दूनी 10, तो ये कितना आ गया टोटल 18%। 18% की वैल्यू सवाल में दे रखी है, 45 रुपये का लाभ होता है। 45 रुपये का लाभ होता है, 18% आ गया। तो 9 से काट दो भाई, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 पंजो 45। निकालना क्या है, वस्तुओं की कीमत निकालनी है, और जो वस्तुओं की कीमत होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो आपने 50 से गुणा कर दिया भाई, 50 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो ये 100% कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा 250 रुपये। तो वस्तुओं की जो कीमत है वो कितनी है, 250। वस्तुओं की जो कीमत है वो कितनी है, 250। ठीक है, अरे बोलो भाई, ठीक है ना, एकदम मस्त है सब। उससे बात होती है नहीं होती है? होती है, ठीक है भाई, होती है तो अच्छी बात है। चलो जी, हमारी भी होगी किसी दिन। तो 250 हमारा क्या आ गया, सवाल का आंसर आ गया। चलो देखो जी भाई, क्या देखे सर, दिखाओ सर, दिखाते हैं, देखो। तो ये सवाल तो तुम खुद ही कर सकते हो यार, एक बार तुम खुद ट्राई कर लो, एक बार तुम खुद ट्राई कर लो, शायद हो जाए आपसे भी। 4 ऑप्शन आपके सामने, फटाफट बता दो कौन सा आएगा। मैं जिन्नू मैं तेनू देख, क्या गाना था यार वो, अरे वो गाना नहीं है क्या वो, मैं जिन्ना तेनू देखी जावा तू मैनू उन्नी सोहनी लगी जावे, है ना? क्या यार उसके बोल मिसिंग हो रहे हैं, शायद मैं भूल गया थोड़ा थोड़ा। मैं जिन्ना तेनू देखी जावा तू मैनू उन्नी सोहनी लगी जावे। आय हाय आय हाय, क्या बोल लगाने के, वाह वाह जी वाह, कमाल हो गया सर, लुंगी धोई थी साबुन से रुमाल हो गया। सवाल पे आ जाओ तुम। एक आदमी ने कुछ वस्तुएं खरीदी, उसने 1/3 वस्तुएं 1/3 वस्तुएं 14% के लाभ पर बेच दी।
और 3/5 वस्तुएं उस भाई साहब ने 17.5%। 17.5% का मतलब कितना हो जाएगा? 17 दूना 34 और 35/2%। बाद में शेष वस्तुएं, तो शेष कितनी बच गई देखो भाई, इनको जोड़ के बताओ कितना आएगा। तो 1/3 और 3/5, ये आ जाएगा 5 तिया 15 और 3 5, 5 तिया 15 और 9, दिस विल बी 14 पंजा 15। तो 15 में से 14 वस्तुओं का काम हो गया, तो बची कितनी? 1/15। और 1/15 वस्तुओं को 7.5% के लाभ पर बेचा जाता है, मतलब कि ये हो जाएगा 15/2%। ठीक है यहाँ तक? अरे यहाँ तक कोई तकलीफ़ है? कोई तकलीफ़ नहीं है, ठीक है। तो देखो भाई सोल्व कर देते हैं। तो आपने कहा मास्टर साहब ये हो जाएगा 14/3, और प्लस में ये परसेंटेज नहीं लगा रहा हूँ मैं, बाद में एक साथ ही लगा दूंगा, ठीक है। 5 से काटेंगे 7 पंजो 35 हो जाएगा, 7 या 21/2, प्लस 15 से 15 कट जाएगा 1/2। तो ये 3 का भाग देंगे इसमें तो कितना आएगा कोई बताएगा? 3 चौक 12 पॉइंट, फिर 2/3 तो आ जाएगा 6 6, और ये कितना हो जाएगा? 21 और 1 22, 22/2, तो ये आ जाएगा 4.66 प्लस 22/2 कितना आ जाएगा? 11। ये 3 चौक 12 होगा ना? सही है ना? सही तो किया है हमने, कोई दिक्कत थोड़ी है। क्या हो रहा है भाई? आज सारे सवाल गलत कैसे हो रहे हैं? आज सारे ही सवाल में मिस्टेक कैसे आ रही है? क्या यार, इतनी रात को एक तो दिमाग काम नहीं करता ऐसे। भाई ये 15.66 आ रहा है, 15.66 ऑप्शन में नहीं है। सवाल में क्या बोला है उसने? 1/3 वस्तुएं 14% के लाभ पर बेच दी। 3/5 वस्तुओं को 17.5%, मतलब 35/2 आ गया। और बची कितनी? इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 3 तिया 9, 14/15, बची कितनी? 1/15, 7.5%, तो 7 दूनी 14 और 1 15/2 हो गया। तो ये आ गया 14/3, और 5 से काटेंगे 7 पंजो 35, 7 बार कटेगा, 7 ये 21/2, और ये आ गया 15 से 15 1/2 1/2। फिर क्या दिक्कत आ रही है? 3 का भाग हमने गलत दिया क्या इसमें? 3 का भाग हमने गलत दिया क्या इसमें, बोलो? इक्कीस और 1 22 हो जाएगा, 22/2 का मतलब कितना होता है? 11। ये 14/3 कितना होता है यार? एक तो सवाल गलत हो जाए ना, फिर 4 बार ही तो जाएगा। 3 चौक 12 कितना आएगा? 2 आएगा, फिर पॉइंट लग जाएगा। सही तो किया है हमने, 4.66 ही तो आ रहा है भाई, 4.66 ही आ रहा है हमारा। तो फिर कहाँ पे गड़बड़ है? ओ सिट यार, ये क्या कर दिया हमने? यहाँ पे हानि लिखा हुआ है ना, 7.5% की हानि है भाई। हानि, हानि का मतलब माइनस में आएगा ना ये। क्या कर रहे हो यार तुम? कब से मैं यहाँ परेशान हो रहा हूँ, ऊपर से तुम मतलब हंस रहे हो यार। क्या, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है यार ये। माइनस आएगा तो ये माइनस का 1/2 होगा, है ना। और 21 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 20/2 आएगा। कितना आएगा? 20/2। ये 4.66 आ गया, तो ये 10 आएगा, ठीक है। और ये आंसर कितना आ जाएगा? 14.66%। बोल दिया करो यार, ऐसे छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। आपको बताया कि बस अभी तो नींद आने वाली है। नींद में ऐसी मिस्टेक होती है और किसी होती है। तुम भी एग्ज़ाम देते हो तब नींद में रहते हो, तभी सही आंसर की जगह गलत आंसर टिक करके आ जाते हो।
ज़्यादा लेट तक बात मत किया करो, ठीक है। एडवाइज है फॉर बॉयज, लड़कों के लिए स्पेशल एडवाइज है। वैसे लड़के भी क्या करे यार, उधर से मतलब सामने वाला भी तो नहीं मानता ना यार। बात नहीं करनी क्या यार तुम्हें मुझसे? हाँ ठीक, हाँ तुम्हें तो मुझसे बात करनी ही नहीं, हाँ मुझे पता है तुम मुझसे ज़बरदस्ती बात कर रहे हो। हाँ हाँ मैं जानती हूँ तुम्हें। भाई बात नहीं करनी होती तो पार्टी का कॉम्बिनेशन कैसे होता, मुझे बताओ कैसे? मतलब अगर बात नहीं करनी होती तो फिर डायरेक्टली मना ही कर देते ना, क्यों आप में इंटरेस्ट दिखाते हैं? भाई ऐसा नहीं होता है, मतलब बात करनी होती है यार लड़कों को भी, मतलब लड़कियां ऐसे मतलब हर बात पर भी यार तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी क्या? ये कौन सा तरीका है यार तुम महिलाओं का? मतलब मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती। हाँ बेचारे हमारे लड़के को बड़ी परेशान करते हो तुम लोग, बड़ी गलत बात है ये, बहुत ही वेरी बैड थिंग। लड़कों को भी कुछ काम हो जाता है, बेचारे दिन भर काम करके आते हैं, थक जाते हैं, बात करते करते ही नींद आ जाती है। ठीक है चलो आ जाओ, 14.66% हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपकी छाती पे फेंक देता हूँ भाई खूबसूरत तरीके से। देखो भाई अगला जो कॉन्सेप्ट है, तो सवाल फेंकने से पहले पहले मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। डिस्काउंट वाला सवाल है, तो पहले डिस्काउंट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। डिस्काउंट क्या होता है? तो डिस्काउंट, देखो भाई डिस्काउंट का जो कॉन्सेप्ट था वो पहले नहीं था। जब से महिलाएं मार्केट में कूदी है ना, तब से डिस्काउंट आ गया है। महिलाओं को क्या होता है कि मतलब हर चीज़ में कम करवाना है, हर चीज़ में क्या करवाना है, कम करवाना है। 20 रुपये का कोई सामान दे रहा है तो उसको 20 रुपये में लेने में उनको प्रॉब्लम होती है। वो बोलती है नहीं मैं तो 18 ही दूंगी, यहाँ मुझे तो 15 में ख़रीदना है। तो भाई जो दुकानदार क्या करता है, वो अपना प्रॉफिट थोड़ी छोड़ेगा, ठीक है। तो दुकानदार पहले से उसके ऊपर क्या कर देता है, ज़्यादा रुपए अंकित कर देता है, ज़्यादा रुपए मार्क कर देता है, जिसके कारण कोई महिलाएं आएगी और डिस्काउंट लेगी तो जो दुकानदार है उसके प्रॉफिट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 120 रुपये के सामान पर दुकानदार 130 लिख देगा और महिलाएं आएगी 10 रुपये कम कराएगी, तो 120 रुपये में ही 120 रुपये में ही सामान बिक जाएगा। दुकानदार के प्रॉफिट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसको उतना ही प्रॉफिट होगा चाहे महिलाएं कितना ही कम करवा ले। दुकानदार वाले बड़े बहुत ही, आपको पता है क्या होते हैं, बोलने की ज़रूरत है नहीं, बोल देता। अभी 2-4 क्लासरूम होता तो बोल देता, लेकिन यूट्यूब है भाई, सब लोग देख रहे हैं, अच्छा नहीं लगेगा। देखो तो भाई डिस्काउंट के बारे में मैं बता रहा था आपको। तो यहाँ पे होती है सीपी और एक होती है एसपी और एक होती है एमपी। इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, और एमपी मतलब अंकित मूल्य, दुकानदार ने कितना अंकित कर दिया, ठीक है। तो ये महिलाओं को बड़ा होता है। महिलाएं मतलब कि 5 स्टार होटल में अपने हस्बैंड के साथ में 2000 रुपये की प्लेट का खाना खाकर इतना खुश नहीं होगी जितना खुश वो बाज़ार में जाके 10 रुपये किलो टमाटर वाले को 7 रुपये में लेके आ जाएगी। अगर 10 रुपये के कोई टमाटर दे रहा है, 1 किलो भाव है, अभी तो पता नहीं कितने 200 रुपये किलो है, तो टमाटर अगर 10 रुपये में मिल रहे हैं तो महिलाएं 7 रुपये में लेके आ जाएगी, तो पूरे मोहल्ले में बांटते फिरेगी। 10 रुपये में दे रहा था, 7 रुपये में लाई थी, 7 रुपये में। हाँ 1 किलो टमाटर 10 रुपये में दे रहा था, 7 रुपये में लाई, 7 रुपये में। समझ गए बात को? चलो आ जाओ, देखो मैं क्या बता रहा था। मैंने कहा कि जो सीपी है, अगर सीपी में प्रॉफिट को जोड़ दिया जाए तो एसपी आ जाएगी, या सीपी में से लॉस को माइनस कर दिया जाए तो एसपी आ जाएगी, ठीक है। और यही दूसरा क्या है, एमपी में से अगर डिस्काउंट को माइनस कर दिया जाए तो मेरी क्या आ जाएगी, एसपी आ जाएगी। डिस्काउंट क्या होता है, एमपी पे दिया जाता है, तो अगर आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो आप कैसे निकालोगे,
डिस्काउंट है वो एमपी पे दिया जाता है, तो 100 पे कितना मिलेगा, तो ये डिस्काउंट परसेंट आपको ऐसे मिलेगा। ठीक है, निकाल लोगे। चलो, तो यहाँ पे देखो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, ये तो आप समझ ही गए होंगे डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। डिस्काउंट परसेंट हम कैसे निकालेंगे यह आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो छोड़ो इसको, आप मिटा दो 1 मिनट के लिए, मेरी बात सुन लो, उसके बाद में आप चले जाना जहाँ जाना है जिसके साथ में। सीपी हो गई भाई, एसपी हो गई और एमपी हो गई। मान लेते हैं किसी वस्तु की जो सीपी है वो 100x है और जो एमपी है वो 100y, ये हमने मान लिया। ठीक है भाई, सीपी और एमपी अलग अलग होगी, सेम तो होगी नहीं। अब मुझे अगर इसके ऊपर पी परसेंट का प्रॉफिट लेना है, 100x पर मुझे क्या चाहिए, पी परसेंट का प्रॉफिट। तो 100x का पी परसेंट कितना होगा, आप बोलोगे सर परसेंटेज से 100 कट जाएगा, पी एक्स आएगा। क्या आएगा प्रॉफिट में, क्या आएगा, पी एक्स। तो मेरी एस पी कितनी आ जाएगी, 100 प्लस पी एक्स, ये मेरी आ गई एस पी। और अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मैंने भाई यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया डी परसेंट का, तो एस पी कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर इसका जो डी परसेंट है वो आएगा डी वाई, परसेंट से 100 कट जाएगा, डी वाई आएगा, तो ये आ जाएगा 100 माइनस का डी वाई, ये मेरी एस पी आ जाएगी। तो मुझे बताओ, देखो एस पी, ये भी मेरी एस पी है और ये भी एस पी है, तो ये दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो मैंने इसको बराबर कर दिया भाई, 100 प्लस पी एक्स बराबर 100 माइनस डी वाई। ठीक है, तो यहाँ से, अच्छा ये x है ना, मैं तो भूल गया था, ये 100x है सॉरी, और ये 100y है, ये 100x है और ये 100y है। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो ये 100 प्लस पी आएगा, यहाँ से y कॉमन आ जाएगा तो ये 100 माइनस डी आएगा। अब यहाँ से अगर मैं x बटे y निकालना चाहूँ तो ये आ जाएगा 100 माइनस डी बटे में 100 प्लस पी। अगर मैं इसको 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो ये आ जाएगा 100x का मतलब क्या हो गया, 100x का मतलब हो गया CP, 100y का मतलब हो गया MP। तो CP और MP का जो अनुपात है वो कितना आ गया, 100 माइनस डी बटे में 100 प्लस पी। तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत काम की चीज़ है, बड़ी ही काम की चीज़ है भाई। तो CP और MP का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। यह आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, याद रखना है। और इसको याद रखने का एक तरीका बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखोगे आप, यहाँ पे मैंने लिखा CP और MP, तो आप मुझे बताओ कि CP बड़ी होती है या MP बड़ी होती है। आप बोलोगे सर MP बड़ी होती है, दुकानदार कुछ पैसा बढ़ा के यहाँ पे लिख देता है, तो MP क्या होती है, बड़ी होती है। 100 इसमें भी आएगा और 100 इसमें भी आएगा। ठीक है, अब जो प्रॉफिट होता है वो जुड़ता है, तो भाई ये बड़ी होती है तो मैंने प्रॉफिट को जोड़ दिया, और जो CP वो छोटी होती है MP से, और डिस्काउंट क्या होता है, घटता है, तो डिस्काउंट को मैंने घटा दिया। प्रॉफिट जुड़ता है तो मैंने प्लस कर दिया, और डिस्काउंट घटता है तो मैंने माइनस कर दिया। तो CP और MP का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, 100 माइनस डी अनुपात 100 प्लस पी। ये वाली चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो अब सवाल करते हैं। तो देखो भाई सवाल करते हैं। सवाल करने से पहले एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, समतुल्य बट्टा क्या होता है। समतुल्य बट्टा, बट्टा को हम छूट भी बोल सकते हैं। छूट का मतलब होता है डिस्काउंट। ठीक है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट। इक्विवेलेंट होता है, पता नहीं क्या होता है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। जैसे मैंने कहा कि मैंने पहले आपको 20% की छूट दी और बाद में मैंने 25% की छूट दी, तो भाई
दुनिया क्या समझती है कि आपने 20% की छूट दे दी और बाद में आपने 25% की छूट दे दी, तो टोटल आपने 45% की छूट दे दी। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। मान लेते हैं मैंने पहले आपको 50% की छूट दी, बाद में एक और छूट दे देता हूँ 50% की। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जो माल है वो पूरा फ्री हो गया, 100% की छूट हो गई। 100% की छूट नहीं होती है, ठीक है। तो देखो भाई, पहले मैंने 20% का आपको डिस्काउंट दिया, उसके बाद में 25% का डिस्काउंट और दे दिया। तो इसका मतलब है कि आपने टोटल कितना डिस्काउंट दे दिया। तो मैंने कहा, पहला तरीका बता रहा हूँ कि 100 रुपये की कोई चीज़ है और 100 रुपये की चीज़ पर मैंने 20% का डिस्काउंट दिया, तो वो कितने रुपए में बिक जाएगी? 80 रुपये में। उसके बाद में मैंने 25% का डिस्काउंट और दे दिया, तो 80 का 25% कितना हो जाएगा? कितना होता है? 20 होता है क्या? तो ये कितना आ जाएगा? 60। सही है ना? अरे भाई 80 का 25% है, वो कितना होता है? 0 से 0 कट गया, 25 × 200 और 200/10, 0 से 0 20। तो मैंने 80 में से 20 को माइनस किया तो 60 आ गया। तो आपने देखा कि 100 रुपये का जो माल है वो आपने 60 रुपये में बेच दिया, तो फाइनली आपने कितना डिस्काउंट दिया? 40% का। तो या तो आप पहले 20% का डिस्काउंट दे दो और बाद में 25% का डिस्काउंट दे दो, या फिर इन दोनों डिस्काउंट के बजाय आप केवल सिंगल डिस्काउंट दे सकते हो 40% का। अलग अलग डिस्काउंट देने के बजाय आप सिंगल डिस्काउंट दे सकते हो 40% का, वो इसके बराबर ही होता है। ये दोनों देने के बजाय 40% दे दो, तो ये समतुल्य बट्टा होता है। इन दोनों के बराबर में कौन है? 40%। 40% का जो अकेला है वो इन दोनों के बराबर है। तो देखा आपने, 45% नहीं आया, 40 ही आया, ठीक है। तो ऐसे दुकानदार क्या करता है? हमको बेवकूफ़ बना देता है। ये देखिए, पहले आपको 50% की छूट दी जा रही थी, लेकिन अब 50% की छूट और दी जाएगी। और हम सोचते हैं यार सामान 100% छूट पर मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, चलो ले आते हैं, चलो ले आते हैं यार। तो ऐसा नहीं होता है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका भाई ये है, 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब कि 5 पे 1 की छूट मिलेगी। 20% का मतलब होता है 1/5। 5 पे 1 की छूट मिलेगी, तो अपना सामान कितने में बिकेगा? 4 में, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया MP मार्क प्राइस और ये मेरी SP। 5 पे 1 की छूट मिलेगी तो 5 का माल 4 में जाएगा। और 25% का मतलब है 1/4। 4 पे 1 की छूट मिलेगी तो मेरा जो सामान है वो 3 में जाएगा। तो टोटल कितने की छूट मिल गई? आप बोलोगे सर 4 से 4 कट गया, 5 का जो माल है वो 3 में चला गया, मतलब मुझे 2 की छूट मिल गई, वो भी 5 पर। तो 100 पर कितने की मिलेगी? तो आंसर आ जाएगा 40%, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 40%। एक तरीका ये हो गया समतुल्य बट्टा निकालने का। मेरा जो फेवरेट है, मेरा फेवरेट यही है, दिस इज माय फेवरेट। और तीसरा जो तरीका है वो सूत्र होता है x + y माइनस का xy/100%। x की जगह कितना है? 20 और y की जगह कितना है? 25 -20 × 25/100। तो ये कितना आ जाएगा? 45 - 5 = 40%। तो आपको जो अच्छा लगे, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। तो समतुल्य बट्टा निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया। समतुल्य बट्टा होता क्या है, समतुल्य बट्टा क्या होता है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। चलो अब सवाल करते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल जो आजकल एग्ज़ाम में आ रहे हैं, थोड़े ट्रेंड में है, वो सवाल मैं डालता हूँ स्क्रीन पर, फिर देखना आप। चलो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं यार, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, बहुत देर रात हो गई है, तो मैं भी सोता हूँ और आप वीडियो को एंजॉय कीजिए।
ठीक है। तो डिस्काउंट के बारे में हम कल सीखेंगे। डिस्काउंट के बारे में थोड़ा बहुत तो मैंने बता ही दिया, और जो सवाल है वो हम कल की क्लास में करेंगे। तो बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना और अच्छा सा कमेंट करके जाना, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर।